हेलो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रादेशिक समुद्र को परिभाषित करना। जो प्रादेशिक समुद्र होते हैं, जो सन्निहित क्षेत्र के साथ में इसके संबंध कैसे हैं, ये सब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए। और इससे पहले की वीडियोस आते रहेंगे और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी परेशानी नहीं होनी है, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। ठीक है, परेशान ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रादेशिक समुद्र को परिभाषित करना है हमें, ठीक है, तथा जो सन्निहित क्षेत्र होते हैं उसके साथ इसके संबंध की हमें विवेचना करनी है। साथ में जो सन्निहित क्षेत्र है उसके साथ में इनके संबंध की हमें विवेचना भी करनी है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्र के तटवर्ती राज्य को के यानी कि जो प्रादेशिक समुद्र होता है उसके तटवर्ती राज्य के अधिकारों तथा दो आमने सामने एवं सन्निकट राज्यों के मध्य जो प्रादेशिक समुद्र के परिसीमन की प्रक्रिया का भी हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ये सब जो भी चीज है, ये टॉपिक हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। नीचे देखो भाई, पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि क्या होती है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि क्या होती है। ठीक है, ये में देखो कि प्रादेशिक समुद्र और क्षेत्राधिकार के सिद्धांत पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, कि एक तरीके से जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक ना ये क्वेश्चन में आता ही आता है, इससे रिलेटेड समुद्री विधि, इंटरनेशनल जो एक समुद्री विधि है, यानी कि जो सीज लॉज है, ठीक है, सीज लॉ, ओशियंस लॉ जो भी है, ठीक है, वो सब आपको आते ही आते हैं। ठीक है, तो वो आप जरूर ये ध्यान से समझो कि प्रादेशिक समुद्र और क्षेत्राधिकार के सिद्धांत, यह विवेचना समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यानी जो विवेचना है वो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, इसे हम लोग यूएन क्लॉज कहते हैं, यानी 1982। इसकी फुल फॉर्म कुछ और होगी, मेरे को नहीं पता है, मैं झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, मेरे को नहीं पता है, लेकिन अभी धीरे धीरे अगर होगा तो मैं आगे बता दूंगा, कोई आवश्यकता नहीं है, अभी मेरे को नहीं पता, मैं आगे तो वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, यह विवेचना जो होती है वो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनक्लॉज 1982 के प्रावधानों पर आधारित होती है। यानी जो यह विवेचना होती है वो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनक्लॉज 1982 के प्रावधानों पर आधारित होती है और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार है। जो क्या है, इस क्षेत्र के का अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार भी है। पहले देखते हैं प्रादेशिक समुद्र यानी टेरिटोरियल सी की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखेंगे तो कह रहा है कि प्रादेशिक समुद्र तटवर्ती राज्य की संप्रभुता, यानी जो प्रादेशिक समुद्र होते हैं यानी कि तटवर्ती राज्य की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी का विस्तार होता है। प्रादेशिक समुद्र तटवर्ती राज्य की संप्रभुता सॉवरेंटी का विस्तार होता है, या समुद्र का वह निकटवर्ती जल क्षेत्र है। यह क्या है, यह समुद्र का वह निकटवर्ती जल क्षेत्र है जो तटवर्ती राज्य के भूक्षेत्र यानी लैंड टेरिटरी और आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर से तुरंत सटा हुआ होता है। यानी जो प्रादेशिक समुद्र होता है, यानी जो प्रादेशिक समुद्र तटवर्ती राज्य की पहले तो संप्रभुता का विस्तार होता है, और यह जो समुद्र का वह निकटवर्ती जल है, वो वह क्या है, निकटवर्ती जल क्षेत्र है जो तटवर्ती राज्य के भू क्षेत्र यानी लैंड टेरिटरी और आंतरिक जल या इंटरनल वाटर से तुरंत सटा हुआ होता है। सीमा इसकी देखेंगे, एक्सटेंट यूनक्लॉज आर्टिकल 3, इसका एक्सटेंट हुआ था, इसकी सीमा जो है वो यूनक्लॉज आर्टिकल 3 तक है। यानी प्रत्येक राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई, प्रत्येक राज्य को अपने जो प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई निर्धारित करने का अधिकार है। जो है कि जो प्रत्येक राज्य यानी हर एक जो राज्य है उसको अपने प्रादेशिक जो समुद्र होता है उसकी चौड़ाई जो हो गई, ठीक है, उसको निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन यह चौड़ाई आधार रेखा यानी जो एक बेस लाइन से मापी जाने पर 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सब यूनक्लॉज आर्टिकल 3 में सब लिखा हुआ है। इसके एक्सटेंट, सीमा कैसे नापेंगे या सीमा कैसे बनाएंगे, तो प्रत्येक राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन यह चौड़ाई आधार रेखा एक बेसलाइन बना दी गई है जो कितनी है, उससे मापी जाने पर क्या होगी कि 12 नॉटिकल मील से अधिक नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आधार रेखा क्या होती है, बेसलाइन क्या होती है, बाकी दिमाग में क्या, बेसलाइन क्या होती है, पढ़ो भाई। वह रेखा जिससे समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र क्या होगा आदि की दूरी मापी जाती है। वह रेखा जिससे क्या होता है, समुद्र के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, प्रादेशिक समुद्र कहाँ है, कितनी दूर है, सन्निहित क्षेत्र क्या है, उसकी दूरी मापी जाती है। सामान्यतः तट के निम्नतम जल रेखा लो वाटर लाइन होती है। यह सामान्यतः क्या होती है, जल की निम्नतम जल रेखा, तट की निम्नतम जल रेखा यानी लो वाटर लाइन होती है। कानूनी स्थिति देखें, इसकी लीगल स्टेटस यूनक्लॉज आर्टिकल 2 के अंतर्गत दिए गए क्या क्या है। प्रादेशिक समुद्र के ऊपर, जो प्रादेशिक समुद्र के ऊपर उस क्षेत्र के वायुमंडल, प्रादेशिक समुद्र के ऊपर उस क्षेत्र के वायुमंडल और इसके नीचे समुद्र तल तथा उप समुद्र तल सब सॉइल पर तटवर्ती राज्य की संप्रभुता सॉवरेंटी
पूर्ण रूप से लागू होती है। यानी कि जो प्रादेशिक समुद्र के ऊपर क्या हो गया, प्रादेशिक समुद्र के ऊपर उस क्षेत्र के वायुमंडल, उस क्षेत्र के वायुमंडल, इसके नीचे समुद्र तल तथा उप समुद्र तल, यानी जैसे हम लोग सबसॉइल पर भी जो होती है वो तटवर्ती राज्य की संप्रभुता सॉवरेंटी पूर्ण रूप से लागू होती है। यह संप्रभुता भू क्षेत्र पर संप्रभुता के समान होती है, लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब और कौन कौन से प्रतिबंध लगाएंगे अभी हम नीचे समझ लेंगे। देख लो भाई, दूसरा क्या लिखा है कि प्रादेशिक प्रादेशिक समुद्र का सन्निहित क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र का सन्निहित क्षेत्र क्या होता है कि कॉन्टिजियस जोन के साथ संबंध। कौन कौन से कॉन्टिजियस सन्निहित क्षेत्र क्या होता है, कॉन्टिजियस जोन के साथ संबंध क्या है, प्रादेशिक समुद्र के। ठीक है, सन्निहित क्षेत्र जिसे हम लोग कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, प्रादेशिक समुद्र से सटी हुई समुद्री पट्टी है। प्रादेशिक समुद्र से क्या होती है, सटी हुई समुद्री पट्टी होती है। इसकी विशेषता देखेंगे, इधर चलेगा प्रादेशिक समुद्र, इधर चलेगा सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन, टेरिटोरियल सी। चौड़ाई देख लो कि एक्सटेंड का था, इसकी आधार रेखा की अधिकतम 12 नॉटिकल मील है। आधार रेखा से अधिकतम 12 नॉटिकल मील है, इसे आधार रेखा से अधिकतम 24 नॉटिकल मील होती है सन्निहित क्षेत्र में। इसमें प्रादेशिक समुद्र भी शामिल है। इसमें क्या है, प्रादेशिक समुद्र भी शामिल है। आगे चलते हैं, कानूनी दर्जा कितना दिया गया, लीगल स्टेटस। तो तटवर्ती राज्य की पूर्ण संपूर्णता संप्रभुता, तटवर्ती राज्य की पूर्ण संप्रभुता रहेगी, केवल निर्दोष मार्ग से सीमित है। लेकिन तटवर्ती राज्य को संप्रभुता नहीं रहती है सन्निहित क्षेत्रों में, बल्कि केवल सीमित नियंत्रण ही प्राप्त होता है। क्षेत्राधिकार जुडिक्शन देख लेते हैं, तो इसमें कितना होता है, प्रादेशिक क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र में पूर्ण क्षेत्राधिकार रहता है, विधायी न्यायिक और प्रवर्तन भी रहेगा। ठीक है, और प्रवर्तन भी होता है। केवल 4 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रवर्तन क्षेत्राधिकार रहेगा। इसमें मुख्य उद्देश्य देख लें कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता रहती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा करना इसका कार्य होता है, और राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र या भू क्षेत्र में उल्लंघन को रोकने की अनुमति देना कौन देता है, सन्निहित क्षेत्रों से। सन्निहित क्षेत्रों का मतलब विकास होता है, उनको सब उनका उद्देश्य ये होता है, इसी के लिए। ठीक है, उनका विवेचन होता है, जो भी होता है। संबंध की विवेचना देख लेते हैं, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप। सन्निहित क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र का पूरक है। सन्निहित क्षेत्र क्या होते हैं, प्रादेशिक समुद्र का पूरक होता है, कंप्लीमेंट्री क्षेत्र है। वो क्या है, कंप्लीमेंट्री क्षेत्र है, ना कि इसका हिस्सा है। मतलब सन्निहित क्षेत्र जो है वो प्रादेशिक समुद्र का पूरक है, यानी कंप्लीमेंट्री क्षेत्र है, ना कि इसका कोई हिस्सा है। हिस्सा देखें तो यूनक्लोज 1982 के अनुच्छेद 33 के अनुसार देखें तो इसका उद्देश्य क्या है कि तटवर्ती राज्य को यह क्षेत्र इसलिए दिया जाता है, जो तटवर्ती राज्य होते हैं उनको यह क्षेत्र इसलिए दिया जाता है ताकि वह अपने प्रादेशिक समुद्र या भू क्षेत्र के भीतर 4 विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित कानूनों के उल्लंघन को रोक सके। भाई उद्देश्य तो यही होता है ना। संबंध की विवेचना देखो कि जो सन्निहित क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र का पूरक यानी कंप्लीमेंट्री क्षेत्र है, उसका पूरक है, ना कि कोई एक हिस्सा है। यानी यूनक्लोज 1982 के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 33 के अनुसार यह कहा गया उद्देश्य में कि जो तटवर्ती राज्य को यह क्षेत्र इसलिए दिया जाता है ताकि वह अपने प्रादेशिक समुद्र या जो भू क्षेत्र के भीतर 4 विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन को रोक सके। पहला हो गया सीमा शुल्क, जो कस्टम्स होते हैं, राजकोषीय हो गया, फिस्कल हो गई, प्रवासन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, स्वच्छता यानी सैनिटरी हो गई। तो इन सबके शुल्क से उसे रोक सके, इसलिए होता है। सन्निहित क्षेत्रों का विकास होता है, उनका ये उद्देश्य होता है। समझ में आया ना। चलो भाई नीचे देखो, प्रवर्तन क्षेत्राधिकार देखो कि इन्फोर्समेंट जुरिडिक्शन देखे तो सन्निहित क्षेत्रों में तटवर्ती राज्य केवल निवारक और दंडात्मक यानी प्रिवेंशन एंड यूनिटिव उपायों के लिए जहाजों की जांच, गिरफ्तारी या कार्रवाई कर सकता है यदि उसे संदेह है कि वे उपरोक्त 4 कानूनों का उल्लंघन करके उसके प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करने वाले हैं या उसे प्रादेशिक समुद्र में उल्लंघन करने के बाद अन्य क्षेत्र में भाग रहे हैं। यानी कि प्रवर्तन क्षेत्राधिकारी इन्फोर्समेंट जुरिडिक्शन ये होता है कि सन्निहित क्षेत्रों में तटवर्ती राज्य केवल निवारक और दंडात्मक प्रिवेंशन ऑफ प्यूनिटिव उपायों के लिए जहाजों की जांच, गिरफ्तारी या कार्रवाई कर सकता है यदि उसे संदेह है, यानी अगर उसे एक तरीके से क्या होगा, शक हो गया है कि वे उपरोक्त 4 कानूनों का जो ऊपर 4 कानून दिए गए यानी कि कहां ले रहे हैं, 4 कानून, सीमा शुल्क ले रहा है, कस्टम्स ले रहा है, राजकोषीय तरीके से फिस्कल ले रहा है, यानी कोई भी एक विशेष क्षेत्र है वहां पे अगर कोई भी चीज ऐसा कुछ हो रहा है, स्वच्छता का वो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर कोई भी एक उनका उल्लंघन कर रहा है किसी भी चीज का, विशेष क्षेत्रों का, तुरंत उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, कानूनों का उल्लंघन करके उसे प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करने वाले हैं, प्रादेशिक समुद्र उसमें का प्रवेश करने वाले चीजों का उल्लंघन करके या उसके प्रादेशिक समुद्र में उल्लंघन करने के बाद, प्रादेशिक समुद्र में उल्लंघन कर दिया, उसका सन्निहित क्षेत्र में भाग रहे हैं,
ठीक है, तो इसके बचाने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष आप देख लो। निष्कर्ष ये निकला कि प्रादेशिक समुद्र में राज्य की शक्ति जन्मजात यानी इनहरेंट होती है। इनहरेंट मतलब जन्मजात होगी, कोई भी बीमारी जैसे नहीं होती, जन्मजात है मतलब आनुवांशिक तरीके से, तो वही है, इसके अंदर इनहरेंट होती है। कोई भी अगर प्रादेशिक समुद्र में जो राज्य की शक्ति होती है, प्रादेशिक समुद्र है उसमें जो राज्य की शक्ति होगी वो क्या होगी, जन्मजात होती है, इनहेरिटेंट होती है, इनहेरिटेंट। और जबकि सन्निहित क्षेत्र में राज्य की शक्ति क्या होती है, जबकि क्या होती है सन्निहित क्षेत्र में, जबकि जो सन्निहित क्षेत्र होता है उसमें राज्य की शक्ति क्या होती है, वो व्युत्पन्न या कार्यात्मक, डिराइव्ड या फंक्शनल है। यह केवल 4 विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है और यह प्रादेशिक समुद्र के राज्यों के हितों की रक्षा भी करती है। तो तीसरा है कि प्रादेशिक समुद्र पर तटवर्ती राज्यों के अधिकार देखें कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि तटवर्ती राज्य की प्रादेशिक समुद्र के ऊपर उसे नीचे समुद्र तल और उप समुद्र तल का तक पूर्ण संप्रभुता में होती है। अभी ऊपर हमने बताया, हालांकि यह संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत से सीमित है। कौन सा है कि निर्दोष मार्ग का अधिकार या राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। क्या हो गया, जो यूनक्लोस आर्टिकल 17 में ये बताया गया है। कौन कौन सा होता है कि तटवर्ती राज्य को अपनी संप्रभुता यानी तटवर्ती राज्य को अपनी संप्रभुता का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि वह सभी राज्यों के जहाजों यानी जंगी जहाज भी शामिल है इसमें को उसके प्रादेशिक समुद्र से निर्दोष मार्ग या इनोसेंट पैसेज का अधिकार बाधित ना करे। मतलब ऐसा कुछ करे, तटवर्ती राज्य को अपनी संप्रभुता या सॉवरेनिटी का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए कि मतलब वो किसी के निर्दोष मार्ग को अधिकार को वो बाधित ना करे। निर्दोष मार्ग है क्या, अगर भाई अब हमने कह दिया कोई बाधित ना करो इनोसेंट पैसेज को, अब आपने कहा चलो इनोसेंट पैसेज आप बता रहे हो, इनोसेंट पैसेज है क्या, क्या है भाई, देख लो नीचे आर्टिकल 18 में परिभाषा इसकी दी गई है। यह तटवर्ती राज्य के आंतरिक जल में प्रवेश किए बिना या आंतरिक जल से खुले समुद्र तक जाने के लिए या खुले समुद्र से के किसी हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए प्रादेशिक समुद्र से होकर गुजरना है। ठीक है, शर्तें क्या होती है, आर्टिकल 19 मार्ग तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वह तटवर्ती राज्य की शांति, अच्छी व्यवस्था या सुरक्षा के लिए हानिकारक प्रिजुडिशियल ना हो। मतलब कोई दिक्कत नहीं दे रहा हो तब तक वो निर्दोष माना जाएगा तटवर्ती राज्य में, नहीं मानोगे तो भाई उसे इनोसेंट पैसे नहीं माना जाएगा। हानिकारक गतिविधियां देखें, यूनक्लोस निर्दोष मार्ग से गुजरते समय जहाजों द्वारा वर्जित गतिविधियों की एक सूची प्रदान करता है जिनमें शामिल है बल का प्रयोग या धमकी, हथियार अभ्यास, जासूसी, प्रचार, माल या व्यक्तियों को लोड करना या उतारना जो स्थानीय नियमों का उल्लंघन करता हो, जानबूझकर गंभीर प्रदूषण फैलाना, मछली पकड़ने की गतिविधियां करोगे तो भाई वो तुम क्या करोगे, यूनक्लोस के निर्दोष मार्ग का क्या करो, उल्लंघन कर रहा है। और ये सब नहीं कर रहे हो तो आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तटवर्ती राज्य के अधिकार देखे यानी कोस्टल स्टेट्स राइट देखे कि कानून बनाने का अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है कि राज्य प्रादेशिक समुद्र में नेविगेशन, यातायात सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और सीमा शुल्क नियमों से संबंधित कानून बना देता है। यूनक्लोस आर्टिकल 21 में कहा गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। मार्ग को निलंबित करने का अधिकार क्या होता है, राइट टू सस्पेंड पैसेज। अगर कोई मार्ग है उसको निलंबित करने का अधिकार है आर्टिकल 25 में। यदि मार्ग तटवर्ती राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक है तो वह अपने प्रादेशिक समुद्र के विशिष्ट क्षेत्रों में अस्थायी रूप से निर्दोष मार्ग के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अगर उसे लग रहा है कि भाई नहीं ये मार्ग से हमें हमारे देश को खतरा हो सकता है, हमारी अंदर जो एक पूरा जुडिक्शन उसको खतरा हो सकता है, तो उसको सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 25 में दिया गया इन क्लॉज के। दो आमने सामने एवं सन्निकट राज्यों के मध्य प्रादेशिक समुद्र का परिसीमन देखें। जब दो राज्य आमने सामने अपोजिट होते हैं या एक दूसरे के सन्निकट या एडजेकेंट होते हैं तो उसके उनके प्रादेशिक समुद्रों के बीच सीमा रेखा या डेलिमिटेशन लाइन खींचने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सा होगा उसमें सामान्य सिद्धांत देख लो, जनरल रूल देख लो, एनक्लोज आर्टिकल 15। परिसीमन का मूलभूत नियम यह है कि आमने सामने या सन्निकट तटों वाले दो राज्यों के प्रादेशिक समुद्रों के परिसीमन के लिए कोई भी राज्य जहां तक विपरीत समझौते से उनके तटों को अलग करने वाली दूरी की कमी के कारण एक दूसरे पर थोपना आवश्यक हो, एक ऐसी रेखा को छोड़कर अपने प्रादेशिक समुद्र को उस सीमा से आगे बढ़ाने का हकदार नहीं है जिस पर प्रत्येक बिंदु दोनों तटवर्ती राज्यों के आधार रेखाओं के निकटतम बिंदुओं के समान दूरी पर है। ठीक है, आगे चलो भाई। सरल शब्दों में अगर ये ऊपर बोले कि परिसीमन रेखा ऐसी होनी चाहिए कि उसका प्रत्येक बिंदु दोनों राज्यों की आधार रेखाओं से समान दूरी पर हो। अगर सरल रेखा में हम बात करें,
सरल शब्दों में बात करें तो जो परिसीमन रेखा है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका प्रत्येक बिंदु दोनों राज्य के आधार रेखाओं से समान दूरी पर हो। इसे मध्य रेखा, मीडियन लाइन या समदूरी रेखा, इक्विडिस्टेंस लाइन कहा जाता है। अपवाद इसका क्या है? ऐतिहासिक शीर्षक या विशेष परिस्थितियां देखें, एक्सेप्शन, हिस्टोरिकल टाइटल, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। यह समदूरी रेखा तभी खींची जाती है जब ऐतिहासिक शीर्षक या हिस्टोरिकल टाइटल या अन्य विशेष परिस्थितियां, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ना हो। ऐतिहासिक शीर्षक क्या होते हैं? यदि एक राज्य लंबे समय से हिस्टोरिकली विवादित क्षेत्र पर निर्विवाद रूप से संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है, और विशेष परिस्थितियां वो होती हैं इसमें तट रेखाओं का असामान्य विन्यास, जैसे अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्टल लाइन, कोस्ट लाइंस, छोटे द्वीप जो तट से काफी दूर है, या सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं। इसमें निर्णयवाद या डिसाइडेड केस लॉस कौन कौन से हैं? पहला हो गया एक उत्तरी सागर महाद्वीपीय सेल्फ मामले, यानी नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केस 1969 का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तथ्य यह था कि जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड के बीच महाद्वीपीय शेल्फ के परिसीमन का विवाद हुआ था। क्या हुआ? सिद्धांत इसमें देखें तो यद्यपि यह मामला महाद्वीपीय शेल्फ से संबंधित था, आईसीजे इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि परिसीमन न्याय संगत सिद्धांतों यानी इक्विटेबल प्रिंसिपल के अनुसार किया जाना चाहिए। समदूरी रेखा इक्विडिस्टेंस लाइन एक नियम नहीं है बल्कि एक परिणाम है, यानी इफेक्ट है, जो न्याय संगत समाधान की ओर ले जा सकता है। ठीक है, परिणाम इसका क्या निकला? यह निर्णय, इस निर्णय के परिणाम के न्याय संगता, इक्विटेबल रिजल्ट पर जोर दिया, ना कि केवल रेखा खींचने के यांत्रिक सूत्र यानी मैकेनिकल फॉर्मूला पर। यूनिक्लोज का जो आर्टिकल 15 इस सिद्धांत को प्रादेशिक समुद्र के लिए आधिकारिक रूप से स्थापित करता है, लेकिन न्याय संगतता की भावना अभी भी क्या है? वो मौजूद है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो संक्षेप में प्रक्रिया, अगर संक्षेप में प्रक्रिया देखें तो वो ये होती है कि ये संक्षेप में परिसीमन प्रक्रिया में सबसे पहले मध्य रेखा खींची जाती है और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए उसे समायोजित भी किया जाता है कि वह तटों की ज्यामितीय और किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत परिणाम क्या करे? प्रदान करे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या होते हैं प्रादेशिक समुद्र, क्या होते हैं सन्निट क्षेत्र, सन्निट तट, जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डीप में एक एक चीज को बता दिया। नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5 इस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।